वेलकम। आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथ्स टॉपिक से। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्राफ थ्योरी, ट्रीज और नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स। वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस इज नॉट ग्राफिक। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं, हमें चूँकि एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री जो होने चाहिए वो इवन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को देखें तो इसमें जो हमारा एक वर्टेक्स है उसका डिग्री 5 है, यानी कि ऑड है। जो सेकंड वर्टेक्स है यहाँ पे 3, उसका भी डिग्री ऑड है। और यहाँ पे एक तीसरा वर्टेक्स है जिसका डिग्री ऑड है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डिग्री सीक्वेंस को ग्राफिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें ऑड डिग्री के वर्टेक्स का नंबर इवन होना चाहिए। पर ऑड डिग्री के वर्टेक्स का नंबर यहाँ पे 3 है, 1 2 3, जो कि एक ऑड नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ये। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, कि जो सम ऑफ डिग्री होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। पर अगर आप इसको ऐड करें तो आप देखेंगे कि 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। तो उसकी मदद से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा एक डिग्री सीक्वेंस जो होगा उसके बदले हम कोई सिंपल ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि वो डिग्री सीक्वेंस ग्राफिक नहीं होगा। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। इफ G is a connected simple graph with 21 edges and its complement G bar has 15 edges, then how many vertices G has। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर G और G bar के जो एजेज हैं, नंबर ऑफ एजेज इन G और नंबर ऑफ एजेज इन G bar, उनको अगर आप ऐड करें तो वो टोटल नंबर ऑफ एजेज इन Kn के बराबर हो जाता है। ठीक है, और Kn कैसे हमें निकालना है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो G के अंदर 21 एजेज है और G बार के अंदर 15 एजेज हैं। तो दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 36 एजेज आए। और Kn के अंदर जो नंबर ऑफ एजेज होता है वो होता है n × n-1/2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें मिल रहा है कि n × n-1 = 72। और 72 को हम लिख सकते हैं 9 × 8। तो यहाँ से हमें पता चला कि n = होगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ क्या होता है या बाकी जो डिटेल्स हैं उसके लिए आपको रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा ग्राफ थियोरी का। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आइलेरियन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है Kn फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। एक ग्राफ आइलेरियन होने का मतलब यह है कि ग्राफ में एक आयलर सर्किट हो। आयलर सर्किट ग्राफ में कब होता है? जब उस ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो? हर वर्टेक्स की डिग्री हो इवन। तो Kn के अंदर जो हर वर्टेक्स की डिग्री है वो n-1 है। अब n-1 निर्भर करेगा n के ऊपर। अगर n इवन है तो ये ऑड हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज़ ऑफ n के लिए ट्रू नहीं हो सकता। अगर K2n की बात करें तो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो होगी वो 2n-1 होगी और 2n-1 हमेशा ऑड होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। पर अगर हम K2n+1 की बात करें तो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? 2n+1 -1 यानी कि 2n। और 2n एक इवन नंबर है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। तो जो हमारा ये वाला ग्राफ होगा K2n+1, इस ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री जो होगी वो ऑड होगी, इसलिए ऑड नहीं होगी, क्या बोल रहा हूँ, इवन होगी। मैं रिपीट करता हूँ, इस ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी। उस कारण से इस ग्राफ में एक आयलर सर्किट होगा और ये ग्राफ आइलेरियन ग्राफ बोला जाएगा। आगे चलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये दूसरा सवाल है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसकी डिग्री, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है। तो हर वर्टेक्स की डिग्री इस ग्राफ में इवन हो गई, तो इसके अंदर एक आयलर सर्किट होगा।
इस ग्राफ को देखें तो एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, तो बाकी को चेक हम करेंगे ही नहीं। और इसमें भी अगर एक ही वर्टेक्स की डिग्री देखें तो वो 3 है, तो हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि सबकी डिग्री इवन होनी चाहिए। और जैसे ही हमें एक वर्टेक्स मिल गया जिसकी डिग्री ऑड है, तो बाकी क्यों चेक करना, समय बर्बाद करने के बराबर है। तो इसमें केवल G1 ग्राफ ऐसा है जिसके अंदर हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो क्या है, वो इवन है, तो इसलिए G1 के अंदर जो है वो हमारा आयलर सर्किट होगा। ये उसी से रिलेटेड है पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि आयलर पाथ होना चाहिए बट आयलर सर्किट नहीं होना चाहिए। आयलर पाथ किसी ग्राफ में होगा, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस ग्राफ के अंदर एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स ऐसे होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए जिनकी डिग्री जो है वो ऑड हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री ऑड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो 4 ऐसे वर्टेक्स हो गए जिनकी डिग्री 3 हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। इस ग्राफ को देखो तो इसके अंदर ये इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो इस ग्राफ के अंदर एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो ऑड है, तो केवल इस ग्राफ के अंदर आयलर पाथ होगा और आयलर सर्किट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज बाईपार्टाइट। डिटेल में हमने वीडियो के अंदर जो हमारा रेगुलर वीडियो है ग्राफ थियरी का, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे डिटेल्स को, पर मैं यहाँ पे जो एक सिंपल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहा हूँ कि ग्राफ जो है CN ग्राफ एक बाईपार्टाइट ग्राफ होता है। कब? जब n इवन हो। n अगर इवन हो तो उस केस में CN बाईपार्टाइट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप C4 की बात करो, C4, तो C4 एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। इसको हम ग्राफ कलरिंग से समझ सकते हैं कि इसको हम रेड कलर दें, इसको ग्रीन कलर दें, इसको रेड कलर दें, इसको ग्रीन कलर दें। तो किसी भी ग्राफ का अगर क्रोमैटिक नंबर 2 होता है तो वो ग्राफ बाईपार्टाइट होता है। तो C12 का क्रोमैटिक नंबर 2 है, तो इसलिए ये ग्राफ बाईपार्टाइट है। इसको आप याद रखें। If the degree sequence of a simple graph is this, what is the degree sequence of G bar? तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने वर्टेक्स हैं वो टोटल कितने वर्टेक्स हैं, अगर आप इसको देखो 4 3 3 2 2, तो इसका जो अगर ये ग्राफ G है तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस होगा वो कैसे निकालेंगे। इस डिग्री सीक्वेंस में टोटल 5 वर्टेक्स हैं, यानी कि हम K5 को ध्यान में रखेंगे। K5 के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री होती है 5 - 1 यानी कि 4। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि G के अंदर अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 4 है तो G बार के अंदर वर्टेक्स की डिग्री वही होगी, ताकि इन दोनों का सम जो है 4 के बराबर हो जाए, क्योंकि हम 5 वर्टिसेस के ऊपर कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो 5 - 4 लिखते हैं। हमें इसकी डिग्री होगी 4 - 4। अगर ये जिस वर्टेक्स की डिग्री 4 है G के अंदर, उसी वर्टेक्स की डिग्री G बार के अंदर 4 - 4 होगी। इसकी डिग्री होगी 4 - 3, इसकी डिग्री होगी 4 - 3, इसकी डिग्री होगी 4 - 2, और फिर से डिग्री होगी 4 - 2। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। डिग्री सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका ये है कि आप हायर डिग्री से शुरू करते हैं, और तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 2 1 1 0। तो ये जो है वो डिग्री सीक्वेंस हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा? आई थिंक बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आई होप कि आपको पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर K6। K6 ग्राफ के लिए कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? थोड़ा छोटा लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे। तो K6 इज ए सब ग्राफ ऑफ K6। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर K6। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन मैं बोल देता हूँ कि C6 इज ए सब ग्राफ ऑफ K6। तो ये ऑप्शन मतलब फॉल्स नहीं है, क्योंकि C6 K6 का सब ग्राफ होता है। सो उसी तरह से अगर दूसरा ऑप्शन देखें, इट हैज़ 15 एजेज, तो K6 के अंदर 6 × 6 - 1, 6 - 1/2 यानी कि कितना हो गया ये 3। सो 3 × 5 यानी कि 15 एजेज हो गया, तो ये भी ट्रू है। ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स इज ऑफ डिग्री 5, तो ये भी ट्रू है। इट इज़ प्लेनर, तो ये ट्रू नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो K6 इज नॉट प्लेनर, ये हमें पता है। कैसे पता है? अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक रिजल्ट देखा था कि फॉर ए ग्राफ टू बी प्लेनर
और उस ग्राफ के अंदर अगर सर्किट हो लेंथ 3 का तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3v माइनस 6। इसके अंदर ई जो है वो 15 है और वर्टिसेस जो हैं वो कितने हैं, वर्टिसेस जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो 3v माइनस 6 कितना के बराबर हो गया, 3 इंटू 6 माइनस 6, यानी कि ये बराबर हो गया 18 माइनस 6 12, पर 15 जो है वो 12 से छोटा नहीं है, ठीक है, या उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ प्लेनर नहीं हो सकता। इट इज़ ए प्लेनर ग्राफ, ये फॉल्स है। K6 एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। तो एक अच्छा सवाल था कि इसमें जो पहला ऑप्शन था उसको मैंने थोड़ा ट्विक किया, मिसप्रिंट हो गया था। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड, ये भी एक अच्छा सवाल है। ए ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस एंड 6 एजेज, ए ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस एंड 10 एजेज, ए ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस एंड 10 एजेज। अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन को देखें तो एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर 10 वर्टेक्स हैं और नंबर ऑफ एजेज 8 हैं। अगर आप ट्री कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे तो ट्री के कॉन्सेप्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ट्री के अंदर n वर्टिसेस होते हैं तो उसके अंदर n-1 एजेज होते हैं। अगर n-1 से कम एज लेंगे तो वो ट्री नहीं बनेगा, यानी कि ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर आप 10 वर्टिसेस को ले रहे हैं और उसमें 10-1 यानी कि 9 से भी कम नंबर ऑफ एजेज हैं तो वो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड नहीं होगा, वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन की मदद से हम इसमें देख सकते हैं। हाउ मैनी एजेज शुड बी देयर इन द स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ K5, तो K5 के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, K5 के अंदर टोटल 5 वर्टिसेस होते हैं, आपको पता होगा। तो K5 का अगर 5 वर्टेक्स है तो जो स्पैनिंग ट्री होगा उसके अंदर 5-1 यानी कि 4 जो है वो एजेज होने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी एजेज शुड बी देयर इन द स्पैनिंग ट्री ऑफ K5, तो टोटल 4 एजेज होने चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन हो गया वो सी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सपोज ए कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ हैज 20 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 3 इनटू हाउ मेनी रीजन डज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्लेनर ग्राफ स्प्लिट द प्लेन। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि हमने आयलर्स फार्मूला पढ़ा हुआ है, v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2, ये आयलर्स फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि ग्राफ के अंदर 20 वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, यानी कि उनकी सम ऑफ डिग्री हो जाएगी वो 20 इंटू 3, और सम ऑफ डिग्री ट्वाइस ऑफ एजेज के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें जो नंबर ऑफ एजेज मिलेगा वो 30 मिल जाएगा, क्योंकि इधर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10 इंटू 3 यानी कि 30 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेज के बारे में पता है, हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑलरेडी पता है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस है यहाँ पे 20। तो इस फार्मूला का अगर इस्तेमाल करें आयलर्स फार्मूला का, तो v है 20, नंबर ऑफ एजेज हो गया 30, r हमें निकालना है और ये हो गया 2 के बराबर, यानी कि हमें यहाँ से r मिलेगा 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लेनर, तो K33 प्लेनर नहीं होता है। अगर आप कुराटोस्कीज थ्योरम पढ़े होंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि किसी भी ग्राफ के अंदर अगर K5 अगर उस ग्राफ का एक सब ग्राफ K5 या K33 के होम्योमॉर्फिक हो तो वो प्लेनर नहीं होता है। तो K33 प्लेनर ग्राफ नहीं है, इसको आप याद भी रखें। K5 भी प्लेनर ग्राफ नहीं है और K6 हमने थोड़ी देर पहले दिखा था कि प्लेनर नहीं है। तो केवल एक ही ग्राफ प्लेनर है, K4। अगर आप इसको ऐसे भी समझना चाहते हैं तो अगर आप K4 को याद करें तो K4 को ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो K4 ड्रॉ करने का तरीका हो गया, ठीक है। पर अगर इसको आप दोबारा चाहें तो दोबारा आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी 2 एज आपस में इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो आपने अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इन दोनों वर्टिसेस को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, उस कारण से K4 जो है वो नॉन प्लेनर ग्राफ है। क्रोमैटिक नंबर ऑफ ग्राफ C9 इज इक्वल टू 3, ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि Cn के अंदर अगर n इवन होता है तो उसका क्रोमैटिक नंबर होता है 2, और अगर n ऑड होता है तो उसका क्रोमैटिक नंबर होता है 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द प्लेनर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q3, तो अगर आप प्लेनर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर Q3 का अगर आपको याद हो तो प्लेनर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q3 होता है ये। Q3 क्या होता है, कितने एजेज होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप जो है ग्राफ थ्योरी के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो ये हमारा Q3 का प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इसके अंदर आप नंबर ऑफ रीजन्स को काउंट करें तो 1 2 3
4, 5 और जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो बाहर वाला आउटर रीजन है उसको भी लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रीजन हो गए 6, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेबल ऑफ वर्टेक्स एच इन द गिवन ट्री बिलो। तो एच क्या है, एच यहाँ पे है, तो लेबल कैसे निकालते हैं, एच से हम रूट की तरफ जाते हैं, तो एच से अगर हम रूट की तरफ जाएं तो एक एज जी एच को हमें कवर करना पड़ेगा, फिर हमें जी एफ को कवर करना पड़ेगा, फिर हमें बी एफ को कवर करना पड़ेगा और फिर हमें ए बी को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कितने एजेज कवर किए, 1 2 3 4, तो इसका जो लेबल हो गया वो 4 हो गया। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो ये लेबल, रूट का लेबल 0 होता है, फिर इन वर्टिसेस का लेबल 1 है, बाकी वर्टिसेस का लेबल 2 है, इन वर्टिसेस का लेबल 3 है और इस वर्टेक्स का लेबल 4 है। तो आप चाहें जैसे भी काउंट करना चाहें कर सकते हैं, पर बेहतर तरीका यही है कि अगर आप लेबल काउंट करना चाहें तो जिस भी वर्टेक्स का लेबल काउंट करना चाहते हैं उस वर्टेक्स से आप रूट की तरफ जाएं और देखें कि उस रास्ते में, उस सिंपल पाथ के अंदर कितने बार कितने एजेज आ रहे हैं। तो 1 एज आ रहा है, 2 एज आ रहा है, 3 एज आ रहा है, 4 एज आ रहा है, तो इसका जो लेबल है वो हो गया 4। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो आप चाहें तो इसको मैनुअली भी मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं इसको आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, हम हमेशा राइट से शुरू करते हैं। 2 3 5 ये डिवीज़न का साइन है, ये एक्सपोनेंट का साइन है, ये है 2 3 4। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म को कैलकुलेट करेंगे और ये मतलब है 2 टू द पावर 3, यानी कि इसका मतलब हो गया 8। तो यहाँ पे हमारा है प्लस माइनस स्टार 2 3 5 डिवाइड 8 और 4, फिर 8 बाई 4 ये 2 के बराबर हो गया, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आया प्लस माइनस स्टार 2 3 5 और 8 बाई 4 भी 2 के बराबर होता है। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 5 और 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 5 1 के बराबर होगा, 1 एंड 2, फिर 1 प्लस 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 3। तो 3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3 हमारा ऑप्शन है बी, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम का क्या डेफिनेशन होता है, अगर आपको ध्यान में हो तो दो इंटीजर्स को रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 के बराबर हो तो उनको रिलेटिवली प्राइम बोला जाता है। तो ये दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। 35 और 36 का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। हमें सेलेक्ट क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली प्राइम। तो जो तीनों ऑप्शंस हैं रिलेटिवली प्राइम है, पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, सो हम इस ऑप्शन को चुन लेंगे। सॉरी। यूज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन जेडएम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं मॉडुलो 11 एडिशन। तो मॉडुलो 11 एडिशन में क्या होता है, या एडिशन मॉडुलो 11, तो उसमें क्या होता है कि जैसे दो नंबर ऑफ 7 और 9 को ऐड कर रहे हैं तो इनका सम 16 होगा, पर चूंकि हम एडिशन मॉडुलो 11 कर रहे हैं तो 16 मॉडुलो हमें 11 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है। जब हम 16 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 5। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप एडिशन मॉडुलो के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया हुआ है। ओके, तो इसमें हमने अगर एक और एग्जांपल से आपको समझाएं, जैसे मैं बोलूं कि आप निकालिए 23 प्लस एडिशन मॉडुलो, मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 6 और यहाँ पे ले लेता हूँ 7, तो ये आंसर क्या होगा, अगर आप 23 और 7 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, पर 30 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। गले में खराश के कारण थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, पर चूँकि वीडियो बनाना है बच्चों के लिए तो बनाना ही है, चैलेंज आए तो आए, क्या कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। तो ये बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, पर हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम इसको ऑप्शंस की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस के अंदर क्या है कि पहला ऑप्शन है 6, तो क्या 6 इसका सॉल्यूशन है। 3 इंटू 6 कितने के बराबर होगा, 18, और 18 माइनस 4 करेंगे तो 14। क्या 14 7 से डिवाइड है, तो हाँ 7 से डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन 6 करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 13 को लें
तो 13 इंटू 3 कितना होगा, 39 होगा, और 39 में से 4 माइनस करेंगे तो 35 होगा। क्या 35 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो 6 और 13 दोनों ही इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है बोथ 6 एंड 13, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगले कुछ सवाल हैं जो कि मैं टाइप नहीं कर पाया, और तो मैंने हाथ से लिख के इसको स्निप करके पेस्ट कर दिया है। आशा है कि आपको इससे कोई असुविधा नहीं होगी। समय का बहुत ही आपको पता है कि चैलेंज होता है, तो पर काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन द कंप्लीट ग्राफ K4 with 4 vertices and complete bipartite K3 respectively। तो देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो K5 और K3 ग्राफ होता है, ये दोनों ही स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, और दोनों के अंदर एक क्रॉसिंग होता है। एक बार दोनों के अंदर अगर आप एजेस ड्रॉ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, पर चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं K3 ड्रॉ करूँ तो मैंने ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 3 हो गई, इनका काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस वर्टेक्स को इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे मूव करके ज्वाइन कर दिया। और फिर इस वर्टेक्स को हमें इससे भी ज्वाइन करना है, तो इसको भी हमने यहाँ से मूव करके ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब जो है इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हम इसको यहाँ से बीच से निकाल के ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री हमारा 3 हो गया, इसका डिग्री हमारा 3 हो गया। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो इन K3 के अंदर आपको पता है कि जो इस तरफ 3 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री 3 होनी चाहिए, और इस तरफ जो 3 हैं उनकी भी डिग्री 3 होनी चाहिए। पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो 4 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री तो 3 हो गई, पर इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इन जो दोनों को आप चाहे जैसे भी ज्वाइन करें, एक बार क्रॉसिंग तो होगा ही। अगर आप इसको ऐसे मूव करके भी ज्वाइन करते इस तरफ से, तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाता। तो एक क्रॉसिंग हो रहा है, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि K3 के अंदर एक क्रॉसिंग होता है, उसी तरह से K5 के अंदर एक क्रॉसिंग होता है, और इसको हम क्रॉसिंग नंबर भी बोलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कितनी बार क्रॉसिंग होगा। और यहाँ पे मिनिमम है, ऐसा नहीं कि आप जितनी मर्जी उतना क्रॉसिंग दिखा दो और बोलो कि वो क्रॉसिंग नंबर है। कितना क्रॉसिंग हम अवॉइड कर सकते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसी को हम क्रॉसिंग नंबर में काउंट करते हैं। तो K3 का जो क्रॉसिंग नंबर है 1 है। पर K4 का क्या है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि K4 का अगर हम प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें तो इसके अंदर हम क्रॉसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों को तो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हो रहा है। तो K4 के अंदर 0 क्रॉसिंग है और K3 के अंदर 1 क्रॉसिंग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, ठीक है। यानी कि कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करना है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया C। ये एक अच्छा सवाल है, आप इसको समझ लें। इन द कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस Euler's formula is satisfied and the number of regions are 7। सबसे पहले आपको पता होगा कि Euler's formula जो V माइनस E प्लस R इज इक्वल टू 2 होता है, ये ग्राफ के प्लेनर रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, और K5 एक प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ें तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा द ग्राफ इज नॉन प्लेनर एंड Euler's formula इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्राफ जैसे कि अगर पहला ऑप्शन तो आपने देख ही लिया कि Euler's formula इज सेटिस्फाइड, Euler's formula की बात ही हम प्लेनर ग्राफ के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। Euler's formula इज सेटिस्फाइड, तो ये भी सही नहीं हो सकता। Euler's formula इज सेटिस्फाइड, तो ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि Euler's formula की बात ही हो रही है प्लेनर ग्राफ के लिए। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, K5 एक नॉन प्लेनर ग्राफ है और K3 भी एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। If G is a simple planar connected graph with m edges and n which is greater than 3 number of vertices, तो इसमें आपको पता होगा, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें E should be less than or equal to 3v minus 6, इस नोटेशन का हमने यूज किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस को बोल रहे हैं n और नंबर ऑफ वर्टिसेस को बोल रहे हैं n, तो हम लिखेंगे m should be less than or equal to 3n minus 6। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, ये ऑप्शन बी मैच करेगा। आगे चलते हैं।
द 4 कलर थ्योरम टू प्रूव द प्लेनर ग्राफ इज। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है। तो इसमें आप इसको ध्यान रखें कि जो 4 कलर थ्योरम होता है वो एक नेसेसरी कंडीशन है प्लेनर होने के लिए, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो जैसे कि अगर आप K33 ले लो तो K33 का जो क्रोमैटिक नंबर होता है, चूंकि ये बाईपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है, ये 2 है, पर K33 नॉन प्लेनर होता है। K33 नॉन प्लेनर ग्राफ होता है, आपको पहले भी हमने बताया। तो अगर इसका क्रोमैटिक नंबर यानी कि 2 कलर से हम इसको कलर कर सकते हैं, पर फिर भी इसका जो ये ग्राफ है वो नॉन प्लेनर है। 4 कलर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ग्राफ प्लेनर है तो उसको हम एटमोस्ट 4 कलर से कलर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो प्लेनर होने, अगर ग्राफ प्लेनर है तो उसको तो आप 4 या उससे कम कलर से कलर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 2 कलर से होने के बाद भी ग्राफ जो है वो नॉन प्लेनर हो जा रहा है। इसको आप याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, बट आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये सारे हमने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसलिए लिए हैं। द क्रोमैटिक नंबर ऑफ ए 3 डायमेंशनल क्यूब इज़ 3, ये गलत है। जो क्यूब ग्राफ होता है, क्यूएन ग्राफ होता है, इसका क्रोमैटिक नंबर 2 होता है। अगर आपने ग्राफ कलरिंग का वीडियो देखा होगा तो ये गलत हो गया। एवरी कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ हैज़ क्रोमैटिक नंबर 3, ये भी हमने गलत साबित कर दिया है। हमने पीछे में भी देखा था कि K33 का जो क्रोमैटिक नंबर होता है वो होता है, तो कंप्लीट बाईपार्टाइट KMN का क्रोमैटिक नंबर होता है 2, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है रीजन कि 3 डायमेंशनल क्यूब इज़ ए कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, ये सही है। जो Q1 होता है 3 डायमेंशन यानी कि जो Q3 होता है वो एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ होता है। क्यों होता है उसके लिए आप जो है अगर आप बाईपार्टाइट वाले कॉन्सेप्ट के समझेंगे, इसको हमने अपने रेगुलर वीडियो में डिस्कस किया है, ज़रूर उसको देखें। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जो कंप्लीट ग्राफ होते हैं Q1 वो बाईपार्टाइट ग्राफ होते हैं, तो Q3 भी जो है एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो ये वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है तो ये तो गलत हो गया। रीज़न 1 इज करेक्ट, रीज़न 1 भी करेक्ट नहीं है, भी गलत हो गया। रीज़न 2 इज करेक्ट बट नाइदर द स्टेटमेंट नॉर द रीज़न 1 आर करेक्ट, तो ये ठीक लग रहा है। पर फिर भी हम लास्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट द रीज़न 1 एंड रीज़न 2 ऑल आर नॉट करेक्ट, नो ये गलत है, क्योंकि रीज़न 2 तो करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। इस तरह के सवाल में ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट G बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ सच दैट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस। ये अगर आप ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे या ट्री वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि ट्री ग्राफ के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि एनी 2 वर्टेक्स के बीच में जो एक यूनिक सिंपल पाथ होता है। अब ऑप्शंस देखिए क्या बोल रहा है। द ग्राफ मस्ट हैव ए सर्किट एंड लूप, तो ग्राफ में अंदर अगर सर्किट और लूप है तो पॉसिबल वो ट्री होगा ही नहीं, और ये ट्री की प्रॉपर्टी बोल रहा है। द ग्राफ मस्ट हैव सर्किट बट नॉट लूप, सर्किट भी नहीं होना चाहिए। ग्राफ मस्ट हैव लूप बट नॉट सर्किट, ये भी नहीं होना चाहिए। ग्राफ नाइदर हैव सर्किट नॉर द लूप, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि ट्री के अंदर सर्किट नहीं होना चाहिए और ट्री जो है वो कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो ये एक रिजल्ट है कि अगर किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच में एक यूनिक सिंपल पाथ हो तो वो एक ट्री होता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है। ए फुल बाइनरी ट्री हैज़ 100 लीव्स एंड देन द नंबर ऑफ एजेज इन द ट्री। अगर आपको याद हो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि किसी भी एमअरी ट्री के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो होता है m इंटू आई प्लस 1, जहाँ पे i जो है वो नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस के बराबर होता है। यहाँ पे हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, फुल बाइनरी ट्री की, तो जो नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस होंगे वो 2 जो है 2 इंटू आई प्लस 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरनल वर्टेक्स के बारे में हमें पता नहीं है, पर हमें बाइनरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में m इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नंबर ऑफ लीव्स दिया गया है। एक और कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ लीव्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो i प्लस एल जो है वो तो यहाँ पे i प्लस एल किसके बराबर हो गया? i तो हमें नहीं पता, पर l जो है वो 100 दिया गया है। तो n जो है या तो 2i प्लस 1 है या तो i प्लस 100 है, यानी कि हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2i प्लस 1 जो है वो i प्लस 100 के बराबर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि i जो है वो 99 के बराबर है।
तो अगर i 99 के बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए 2 इंटू आई प्लस 1 यानी कि 99 इंटू 2 198 प्लस 1 यानी कि 199। पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उस ट्री के अंदर नंबर ऑफ एजेज कितने हैं। तो आपको पता होगा कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस n है तो नंबर ऑफ एजेज n माइनस 1 यानी कि 191 माइनस 1 यानी कि 198 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। यस, तो आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी किया था, पर चलो दोबारा एक और सवाल कर लेते हैं कि इसमें हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। हम यहाँ पे लास्ट वाले दो को लिख के बताता हूँ। प्लस माइनस पावर 3 2 अगेन पावर 2 3 डिवाइड 6 और यहाँ पे 4 माइनस 2 को राइट से इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो 4 माइनस 2 कितने के बराबर हो गया, 4 माइनस 2 2 के बराबर हो गया। तो हमने लिखा। अब 6 और 2 को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस पावर 3 2 पावर 2 3 और 6 बाई 2 3 के बराबर हो गया। फिर आगे क्या कैलकुलेट करेंगे 2 टू द पावर 3 तो प्लस माइनस पावर और यहाँ पे 3 2 और 2 टू द पावर 3 कितना के बराबर होगा 8 और 3 के बराबर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 3 टू द पावर 2 9 तो प्लस माइनस 9 8 3 फिर 9 और 8 तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया प्लस 9 माइनस 8 1 और 3 और 1 प्लस 3 कितना के बराबर होगा 4 के बराबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 4 है यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग ट्री, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसको मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हूँ और इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारे वीडियो नहीं हैं, तो आप ज़रूर वो देखें वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के अंदर जिसमें हमने नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग ट्री के बारे में बात किया है। कमेंट के अंदर या मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा सारे लिंक को। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग ट्री ऑफ कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस के साथ जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है वो ऐसे होता है, ये है। अगर आप इसको स्पैनिंग ट्री की बात करें तो इसका एक स्पैनिंग ट्री तो ये हो गया, आपने इस एज को रिमूव कर दिया। दूसरा इसका स्पैनिंग ट्री हो गया जिसमें आपने नीचे वाले एज को रिमूव कर दिया। और तीसरा स्पैनिंग ट्री इसका ये हो गया जिसमें आपने इधर वाले एज को रिमूव कर दिया। पर ये तीनों के तीनों जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं। आई होप कि आप इस बात को समझते हैं कि ये तीनों के तीनों आइसोमॉर्फिक ट्री हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ जो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं वो तीनों चूंकि एक ही चीज़ है तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 1। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल इसको मैं मानता हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल द दो स्टेटमेंट दिया गया है, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। ऑल द प्लेनर ग्राफ हैज़ क्रोमैटिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ये सही है क्योंकि इसी को हम बोलते हैं 4 कलर थियरम। स्टेटमेंट दूसरा क्या है कि सिंस ऑल द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ हैज़ क्रोमैटिक नंबर 2 दैट इज द रीजन ऑल द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ आर प्लेनर। ये गलत है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ प्लेनर नहीं होते हैं। हमने अभी एग्जांपल दिया था जिसमें हम नेसेसरी और सफिशिएंट वाली की बात कर रहे थे। क्रोमैटिक नंबर ऑफ K33 2 होता है तो ये, और K33 प्लेनर नहीं होता है, तो ये गलत बयान है, गलत बयानबाजी की जा रही है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट नॉट द स्टेटमेंट 2, यानी कि इसमें ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो, रुको नहीं। तो जो नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मर्सीन प्राइम। मर्सीन प्राइम होता है 2 टू द पावर p माइनस 1। तो जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, तो अगर आप 3 को देखो तो लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 माइनस 1। 31 को देखो तो लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 माइनस 1। 7 को देखो तो लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 माइनस 1। पर 13 को आप एज सच नहीं लिख सकते, है कि नहीं। 13 को आप 2 टू द पावर p माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एक प्राइम जिसको 2 टू द पावर p माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं मर्सीन प्राइम, जिसको नहीं लिखा जा सकता है उसको नहीं मर्सीन प्राइम। तो हो गया आंसर सही। ये भी एक अच्छा सवाल है कि द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 28 इज डिवाइडेड बाई 5। ये नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 3 टू द पावर 28 है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 28 को आप कैसे डील करेंगे। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो 3 स्क्वायर आप ले लो, तो 3 स्क्वायर कितने के बराबर होता है 9 के बराबर। और 3 स्क्वायर को आप लिखो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 5। आपको याद है मॉडलो का कॉन्सेप्ट। मॉडलो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n
अगर n जो है वो डिवाइड करे किसको, a माइनस बी को, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 तिहाई 9, 3 गुना 3 9 के बराबर होता है। 9 में से अगर आप -1 को माइनस करोगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, और 10 जो है वो 5 के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मॉडुलो की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमें 28 चाहिए, तो 3⁻² को हम का पावर ले लेते हैं 14, और यहाँ पे -1 के पावर में भी हम ले लेते हैं 14, और इसको हम लिख देते हैं मॉडुलो 5। ऐसा अलाउ है दोनों तरफ सेम पावर लेना। अब इसका जो हमने पावर लिया वो तो हो गया 3⁻28, और यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, यानी कि मतलब क्या हो गया कि अगर 3⁻28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1, या इसको ऐसे वो बोल सकते हैं कि अगर इसमें से -1 माइनस करते हैं 3⁻21 में से, तो 1 माइनस करते हैं सॉरी, तो वो 5 से डिवाइड होता है, यानी कि इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया 5। 5 बोल रहा हूँ, 1 सॉरी। इस तरह की थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि आप लंबा वीडियो बनाते हैं तो थक जाते हैं, और आपको पता है कि मेरे वीडियो में कोई भी एडिट वेडिट नहीं होता है, सब डायरेक्ट वीडियो बनाया और डाल दिया। इसलिए जो एफर्ट है उसको आप अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कॉफ़ी अगर आप मेरे लिए ख़रीदना चाहते हैं, कई बार बच्चा बोलता है कि सर आपकी वीडियो को देख के काफ़ी लाभ हुआ, तो अगर आप मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पेटीएम कर सकते हैं, है कि नहीं। और बिना जो है मुफ्त का ज्ञान लेना ठीक भी नहीं है है कि नहीं। तो शिक्षक के लिए कॉफ़ी ज़रूर खरीदें। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस तो कैसे निकालते हैं, इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि देखो किसी भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहले अगर मैं एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखूँ, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, तो इसमें क्या होता है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो GCD ऑफ A एंड N है वो क्या B को डिवाइड कर रहा है। अगर B को नहीं डिवाइड कर रहा है तो इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 है A की जगह पे और N की जगह पे 2 है, तो GCD ऑफ 4 और 2 क्या हो गया, GCD ऑफ 4 और 2 जो हो गया वो 2 के बराबर हो गया, पर 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा डी। ये एक अच्छा सवाल है, आई होप कि आप इसको समझ पाए। आगे चलते हैं। If D is equal to GCD of 6 and 14 is expressed as 6s plus 14t, जहाँ पे s और t को बेजोट्स कोफिशिएंट या बेजाउट्स कोफिशिएंट जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, फॉर सम इंटीजर s एंड t देन द वैल्यू ऑफ पेयर st इज। तो देखो इसको तो एक तो आप ऑप्शन की मदद से भी देख सकते हो कि अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो आप देख पा रहे हो कि 6 की जगह पे अगर आप -2 लिखोगे तो s की जगह पे तो 6 इंटू -2 प्लस 14 इंटू 1, तो ये GCD अगर आप 6 और 14 का GCD वो 2 के बराबर होता है तो इसके बराबर हो गया। पर अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा प्रोसेस से समझा जाए तो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप 12, 14 और 6 का GCD निकालो। आप लिखो 14 को 6 से डिवाइड करो तो आपका कोसेंट आ जाएगा 2 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आप 6 और 2 को लेते हो, ठीक है, तो 6 को लेते हो और उसको फिर आप डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 जो है 2 इंटू 3 प्लस 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वही GCD के बराबर होता है। पर 2 को आप लिख सकते हो 14 माइनस 6 इंटू 2, तो ये हमें क्या यहाँ से क्या मिला, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू -2 प्लस 14 इंटू 1, तो जो s है वो -2 के बराबर है और जो t है वो 1 के बराबर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोग्राफ, तो स्यूडोग्राफ के अंदर आपको पता है कि अगर लूप होता है उस ग्राफ को तो हम उसको स्यूडोग्राफ बोलते हैं, विदाउट ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड किए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एजेज इन ए कंप्लीट ग्राफ के एन इज, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, n इंटू n माइनस 1/2। आगे चलते हैं। ए रेगुलर ग्राफ इज द ग्राफ इन विच नंबर ऑफ वर्टिसेस इज ऑड इन नंबर, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एजेज इज सेम एज नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये भी जरूरी नहीं है। एवरी वर्टेक्स हैज लूप, ये भी जरूरी नहीं है। द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम, तो ये डेफिनेशन होता है रेगुलर ग्राफ का, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो तो उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अच्छा सवाल है।
द नंबर ऑफ जीरोज इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो एक तो तरीका ये है कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका ड्रॉ करके नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो, पर अगर आप इसको बिना ड्रॉ किए भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स में करके बताता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा ताकि आप आगे वाले प्रॉब्लम्स में आपको ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया, चारों वर्टेक्स हैं, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें तो 1 जो है वो केवल एक वर्टेक्स से ज्वाइन है, यानी कि 1 3 से ज्वाइन है, तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा। अगर आप 3 को देखें तो 2 को देखें तो ये एक वर्टेक्स से ज्वाइन है, जबकि 4 से, तो 4 के नीचे 1 आएगा, बाकी सब के नीचे 0 आ जाएगा। अगर आप 3 को देखें तो ये 2 वर्टिसेस से ज्वाइन है, 1 से ज्वाइन है और 4 से ज्वाइन है, बाकी 2 से नहीं ज्वाइन है। और 4 को देखें तो ये 2 से ज्वाइन है और 3 से ज्वाइन है, तो 4 2 से और 3 से ज्वाइन है, 4 और 1 से ज्वाइन नहीं है। तो अगर इसमें काउंट करें नंबर ऑफ जीरो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 10। ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जो 4 वर्टिसेस के ऊपर जो अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर टोटल 16 एंट्री होगा, और यहाँ पे जो वर्टिसेस की डिग्री है उसका सम कितने के बराबर हो रहा है, तो ये 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, तो 16 में से 6 माइनस हो गया, यानी कि 10 जीरोज होंगे उसके अंदर। जैसे भी आपको समझ में लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following adjacency matrix represent a simple graph? सिंपल ग्राफ के अंदर लूप अलाउ नहीं होता है। अगर आप इसको देखें तो 1 और 1 से ज्वाइंड है, माने कि इसमें लूप है, ये नहीं हो सकता। इसमें नहीं है, इसमें भी लूप है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी लूप है तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए सिंपल ग्राफ, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पहला वर्टेक्स पहले से ज्वाइन है, नहीं दूसरा दूसरे से ज्वाइन है, नहीं तीसरा तीसरे से ज्वाइन है। ठीक है, तो इसमें जो है और कोई 1 के अलावा कोई एंट्री नहीं है, तो ना ही मल्टीपल एज है ना ही लूप है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ए कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ KMN हैज MN नंबर ऑफ एजेस, ये तो सही है, KMN के अंदर नंबर ऑफ एजेज होता है M × N। ए कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ KMN हैज MN नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये गलत है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है M + N, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिल चुका है, हम यहीं पे आगे बढ़ सकते हैं। पर जस्ट आपकी जानकारी के लिए हम बाकी 2 स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते हैं। स्टार ग्राफ इज स्पेशल टाइप ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ। स्टार ग्राफ शायद आपने नहीं सुना है, तो मैं आपको स्टार ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। इस तरह के ग्राफ को, जैसे कि यहाँ पे एक स्टार टाइप का स्ट्रक्चर है, मान लो मैंने एक इधर एक बना दिया, एक इधर बना दिया, तो इस तरह के ग्राफ को हम S3 ग्राफ बोलते हैं, स्टार ग्राफ, और इसके अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप S5 ग्राफ ड्रॉ करो तो एक वर्टेक्स ऐसा लोगे और उससे ज्वाइन करने वाले 5 और वर्टिसेस ऐसे स्टार की टाइप से बना दोगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया S5। तो अगर S5 में 6 वर्टिसेस होते हैं, तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ है, क्योंकि अगर आप इसको एक तरफ ले ले, इस वर्टेक्स को, अगर आप इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D, तो A को एक तरफ रख के और B, C और D को आप दूसरी तरफ रख सकते हो, तो ये एक तरह से बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया। तो ये भी सही है, एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ KMN इज कॉल्ड रेगुलर इफ M इज इक्वल टू N, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो था B, उसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकनेक्टेड ग्राफ? तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इस फिगर को, तो ये फिगर एक्चुअली डिसकनेक्टेड है, क्योंकि इसमें आप इसको अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये देखने का तरीका होगा, दूसरा आपसे कोई पूछे कि इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे क्या जा पाओगे, तो नहीं जा पाओगे, कैसे जा पाओगे, तो ये ग्राफ डिसकनेक्टेड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। बाकी आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड है। इन ए ग्राफ G, इफ ए ग्राफ G हैज 21 एजेज ओके एंड कॉमा 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, यानी कि 3 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 4 है, एंड ऑल अदर वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, तो ऑल अदर वर्टिसेस कितना है वो नहीं पता, उसको हम x बोल देते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन GR, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो सम ऑफ डिग्री हम निकालते हैं। 3 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो उसके कारण से जो सम ऑफ डिग्री हो गया वो 3 × 4 हो गया, और x वर्टिसेस ऐसे हैं, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, जिनकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ डिग्री हो गया 3 × 4 + x × 3,
और नंबर ऑफ एजेस जो है वो 21 है। तो आपको पता होगा कि जो सम ऑफ डिग्री होता है वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है, यानी कि ये 2 × 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3x कितना के बराबर मिल रहा है, 21 × 2 42 और -12 यानी कि ये 30 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें x मिल रहा है वो है 10, तो 10x के बराबर हो गया। पर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, तो टोटल तो 3 वर्टिस ऐसे थे जिनकी डिग्री 4 थी और 10 और मिल गया, तो 10 + 3 13, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। टू ग्राफ्स G1 and G2 आर नॉट आइसोमॉर्फिक इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G1 and G2 आर अनइक्वल। ऐसा है, अगर ग्राफ में वर्टिसेस ही सेम नहीं है तो वो कैसे आइसोमॉर्फिक होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि नंबर ऑफ एजेज इन G1 and G2 आर अनइक्वल, तो अगर नंबर ऑफ एजेज भी इक्वल नहीं है तो वो कैसे आइसोमॉर्फिक होगा। तीसरा ऑप्शन है आइदर A and B, तो आइदर A and B भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखो इसमें है कि अगर दो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ एजेज भी सेम हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। पर अगर सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, ए सेल्फ लूप इन ए ग्राफ G एड 2 डिग्री टू इट्स सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी भी ग्राफ में, जैसे कि अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करो और यहाँ पे अगर आप इसको एक लूप बना दो तो इसके कारण से इसकी डिग्री हो जाएगी 4। एक एज ये है, दूसरा एज है, और लूप के कारण डिग्री 2 कंट्रीब्यूट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ एजेज इन द व्हील ग्राफ WN। तो टोटल नंबर, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर 2n नंबर ऑफ एजेज होते हैं। अगर आप भूल जाएं, मान लो आपको याद ना हो, तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं। हमने W3 ग्राफ ड्रॉ किया है, तो W3 के अंदर आप देखो कि कितने एजेज हैं। n यहाँ पे 3 हो रहा है, तो W3 के अंदर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 × 3 6 नंबर ऑफ एजेज हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2n। आप कोई भी ग्राफ है, जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ है, मैंने अपने रेगुलर वीडियो में बात किया हुआ है कि उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एजेज क्या होते हैं, डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, क्रोमैटिक नंबर क्या होता है, इन सब चीज़ों को याद रखें। इसके ऊपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज बाईपार्टाइट। तो C6 एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। शायद ऐसा सवाल हमने पहले भी देखा था कि CN एक बाईपार्टाइट ग्राफ होता है अगर n जो है वो इवन हो। तो बाकी ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है, पर C6 एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। बाकी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करने की बजाय आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये सवाल क्या पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ एजेज एडेड इन दैट ऑर्डर टू ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। तो हमें क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर क्या सीक्वेंस गलत है, तो इसको थोड़ा ध्यान से, इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, हड़बड़ाइए नहीं। देखो, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि सबसे पहले हम मिनिमम वेट के एज को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं सारे वर्टिसेस को बना लेता हूँ। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B। समझाने के लिए डायरेक्ट करने की बजाय मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे है D, यहाँ पे है E, यहाँ पे है F। अब सबसे पहले हमें मिनिमम एज को सेलेक्ट करना है, यानी कि हम या तो AB सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका वेट 1 है, या तो हम DF सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो कि इन्होंने पहला AB सेलेक्ट किया है, AB सेलेक्ट किया है, या तो DF कलेक्ट किया है। तो पहले एज से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पहले मान लो हमने AB सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये सेलेक्ट कर रहा है DF। तो जब हमने पहला 1 वेट का सेलेक्ट कर लिया तो हमें दूसरा DF सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे AB और DF, तो ये भी ठीक है। अब तीसरा ये सेलेक्ट कर रहा है BF। BF कौन सा है? BF B से F, इसका वेट 2 है। तो 1 के अलावा 2 वेट का कोई और नहीं है, तो BF क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर BF के बाद वो सेलेक्ट कर रहा है DC जिसका वेट 2 है, तो क्या हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? इसको सेलेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं DE, तो 2 वेट का केवल 2 ही था, तो हमें 3 वेट का सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरे में क्या है, पहले AB सेलेक्ट किया है, ठीक है। फिर DF सेलेक्ट किया है, वो भी ठीक है, इसका वेट 1 और 1 है। फिर DC सेलेक्ट किया है, DC का वेट 2 है, वो भी ठीक है। फिर BF सेलेक्ट किया है, BF का वेट 2 है, वो भी ठीक है। और फिर इसने DE सेलेक्ट किया है, तो ये भी ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा में जाते हैं, पहले उसने DF सेलेक्ट किया है तो DF का वेट 1 है, कर सकते हैं। फिर AB सेलेक्ट किया है, उसका वेट 1 है, कर सकते हैं। फिर DC सेलेक्ट किया है, इसका वेट 2 है, कर सकते हैं। फिर BF सेलेक्ट किया है, उसका वेट 2 है, वो कर सकते हैं। फिर D सेलेक्ट किया है, उसका वेट 2 है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये भी सही हो गया। चौथे ऑप्शन पे जाते हैं, सबसे पहले उसने DF सेलेक्ट किया है, DF वेट 1 का करा जा सकता है। फिर AB सेलेक्ट किया है, वेट 1 का करा जा सकता है। फिर BF सेलेक्ट किया है, वेट 2 का करा जा सकता है। उसके बाद DE सेलेक्ट कर लिया है जिसका वेट 3 है, जो कि नहीं करा जा सकता है क्योंकि वेट 3 के पहले आपको वेट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर गलत हो गया, DE पहले सेलेक्ट कर लिया, DC बाद में सेलेक्ट किया। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए सीक्वेंस ऑफ एजेज, सो द करेक्ट ऑप्शन हो गया D। अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम लगा पर आई होप कि आप समझ पाए होंगे। The number of region in a connected planar graph having 6 vertices and 7 edges. तो number of vertices है 6, number of edges है 7। Euler's फार्मूला हमें पता है v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें v जो है वो 6 है, e हमें 7 है, r हमें निकालना है, ये 2 के बराबर है। तो r जो हो गया 2 + 1 यानी कि 3 के बराबर हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, ठीक है, यानी कि 3। आगे चलते हैं। द क्रोमैटिक नंबर ऑफ ए बाईपार्टाइट ग्राफ KMN इज, तो हम शायद पहले भी प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर 2 होता है। सिंपल मेमोरी बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ G इज ए प्लेनर ग्राफ देन क्रोमैटिक नंबर ऑफ G इज इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा थियरम है, भूल रहा हूँ, क्या कौन सा थ्योरम है, 4 कलर थ्योरम। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 कलर थ्योरम से ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे चलते हैं। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ G इज ए स्पैनिंग सब ग्राफ, ये तो सही है, सब ग्राफ होना चाहिए और जो स्पैन करे सारे वर्टिसेस को कवर करे। हैविंग मिनिमम वेट, उसका वेट भी मिनिमम होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया C, हैविंग बोथ A एंड B। ठीक है, तो अभी तक हमने वीडियो में देखा कि कितना टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुका है और 50 मिनट में हमने 50 MCQ सॉल्व कर लिया। आपको पता भी नहीं चला होगा, सारे MCQ काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहला वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, हिंदी में था वो पहला वीडियो भी, दूसरा वीडियो भी हिंदी में है। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जैसा कि मैंने बताया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करें और तीसरी बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें सहयोग किया जाए, मेरा प्लान ये है कि मैं इसको एक और बेहतर प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं, लाइव तरीके से, जहां पे आपको एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे डिस्कशन हो। उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और आप उसके लिए सहयोग राशि देना चाहते हैं तो मैंने पेटीएम का लिंक जो है आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसमें ज़रूर सहयोग करें ताकि ये यूट्यूब चैनल और ग्रो करे और उससे बाकी भी बच्चों को फ़ायदा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।